कल्पना कीजिए आज से कोई 2300 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। मेरा मतलब है अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से कर्नाटक तक। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतना विशाल साम्राज्य, जो भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य था, आखिर बना कैसे और चला कैसे? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, अपनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये इतनी जल्दी बिखर कैसे गया। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे एक लिसनर ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत भेजे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ हिस्सों से लेकर मेगास्थनीज की इंडिका के अंश और अशोक के शिलालेखों के अनुवाद तक। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन सभी स्रोतों को एक साथ जोड़कर ये समझना कि इस साम्राज्य की नींव में क्या था। क्या इसकी महानता में ही इसके पतन के बीच छिपे हुए थे? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, मतलब मौर्यों के आने से भी पहले, नंद वंश से। हाँ, मौर्यों से पहले मगध की गद्दी पर नंद वंश का राज था। हाँ। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये कि ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। सही बात है। इसके संस्थापक महापद्मनंद ने तो एकराट और सर्व क्षत्रियांतक जैसी उपाधियां ली थीं, मतलब एकमात्र शासक और सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये तो सीधी सीधी चुनौती थी उस समय की व्यवस्था को। बिल्कुल, ये सिर्फ उपाधियां नहीं थीं, ये एक क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। महापद्मनंद ये दिखा रहे थे कि शक्ति अब जन्म से नहीं, कर्म से तय होगी। और उनके पास ताकत थी भी। अरे बहुत ज्यादा। नंद शासक अपनी दौलत और अपनी विशाल सेना के लिए मशहूर थे। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है कि उन्होंने कलिंग यानी आज के ओडिशा को भी जीत लिया था। उन्होंने एक ऐसा मजबूत और अमीर राज्य तैयार किया जो मौर्यों के लिए एक लॉन्च पैड बना। और इसी लॉन्च पैड की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर भारत की दहलीज पर आकर रुक गया। 126 ईसा पूर्व में उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से ही मना कर दिया। और कहते हैं कि एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने मगध के राजा धनानंद की 6 लाख की फौज के बारे में सुन रखा था। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। सिकंदर के सैनिक थक चुके थे, घर से दूर थे, लेकिन नंदों की सैन्य शक्ति का खौफ एक निर्णायक कारण था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इस आक्रमण का नतीजा बहुत गहरा हुआ। इसने पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया, जहां छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इसी कमजोरी का फायदा उठाया। और इसका एक और नतीजा भी हुआ है ना? व्यापार के नए रास्ते खुले। हाँ। भारत और यूनान के बीच सीधे संपर्क के 4 नए रास्ते खुले, 3 जमीन के और 1 समुद्र का। इससे व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ा। और इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी मदद ये हुई कि यूनानी लेखकों ने तारीखों का जिक्र किया था, जिससे भारतीय इतिहास का एक पक्का टाइमलाइन बनाने में बहुत मदद मिली। तो एक तरह से सिकंदर के अधूरे आक्रमण ने उस राजनीतिक शून्य को जन्म दिया जिसे भरने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य तैयार बैठे थे। बिल्कुल, यहीं से असली कहानी शुरू होती। हाँ, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा ने मिलकर नंद वंश के आखिरी और बदनाम शासक धनानंद को उखाड़ फेंका। विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस इसी राजनीतिक दांवपेच की कहानी है कि कैसे चाणक्य ने अपनी बुद्धि से एक पूरे साम्राज्य को पलट दिया। पर हम ये सब जानते कैसे हैं? मतलब 2300 साल पुरानी बातें हैं, हमारे पास स्रोत क्या हैं? यही तो इस दौर को खास बनाता है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं जो एक दूसरे की बातों की पुष्टि या खंडन करते हैं। एक तरफ साहित्यिक स्रोत है जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे ऊपर है। अर्थशास्त्र? ये तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, कानून, जासूसी, विदेश नीति, एक तरह से उस जमाने का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है। मैंने अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर है क्या ये? इसे ऐसे समझिए कि कौटिल्य कह रहे थे कि एक राज्य सिर्फ राजा से नहीं बनता, उसके 7 अंग होते हैं। राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी। कमाल है। कमाल की बात यह है कि ये आज के नेशन स्टेट की परिभाषा से कितना मिलता जुलता है। वो 2300 साल पहले फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ये तो वाकई कमाल है। और विदेशी स्रोतों का क्या? मेगास्थनीज की इंडिका का भी जिक्र आता है। हाँ,
सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। उन्होंने जो कुछ देखा उसे इंडिका में लिखा। हालांकि ओरिजिनल किताब तो खो गई है, लेकिन बाद की यूनानी लेखकों ने उसके अंशों का इस्तेमाल किया है, जिनसे हमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन जैसी चीजों का पता चलता है। लेकिन इन स्रोतों में कुछ विरोधाभास भी तो है, जैसे दास प्रथा को लेकर। हाँ, और यहीं पर इतिहासकार का काम मजेदार हो जाता है। मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। क्या? हाँ, जबकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 9 तरह के दासों का जिक्र करते हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या मेगास्थनीज झूठ बोल रहे थे? शायद नहीं। ज्यादा संभावना इस बात की है कि यूनान में दास प्रथा का जो क्रूर रूप था, जहां दासों के कोई अधिकार नहीं होते थे, वैसा उन्हें भारत में नहीं दिखा। अच्छा। यहाँ दास कुछ हद तक संपत्ति रख सकते थे और कुछ शर्तों के बाद आजाद भी हो सकते थे। तो हो सकता है कि मेगास्थनीज को भारत की व्यवस्था यूनान की स्लेवरी जैसी लगी ही नहीं। ये नज़ारे का फर्क है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और इन किताबों के अलावा क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है, मतलब जमीन से निकली हुई कोई चीज? बिल्कुल, वो है पुरातात्विक स्रोत, और इनमें सबसे जरूरी है अशोक के अभिलेख। पत्थर पर खुदे हुए ये फरमान सीधे सम्राट की आवाज है। अच्छा। 1837 तक हम इन्हें पढ़ नहीं पाते थे। इनकी लिपि एक पहेली थी। वाह। फिर जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने ब्रह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की। सोचिए, सदियों की चुप्पी के बाद अचानक इतिहास बोलने लगा था। वाह, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। तो चलिए अब शासकों पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक संस्थापक नहीं थे, उन्हें तो भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने सिकंदर के छोड़े हुए यूनानी गवर्नरों और सेनाओं को पश्चिमोत्तर भारत से खदेड़ दिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा 305 ईसा पूर्व में हुई, जब उनका सामना सिकंदर के सबसे ताकतवर सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ। और नतीजा क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने उसे बुरी तरह हराया, और इसके बाद जो संधि हुई वो देखने लायक है। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका, काबुल, कंधार, हेरात, उन्हें सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सिर्फ 500 हाथी। सच में? हाँ, सोचकर देखिए, एक विशाल भूभाग और एक राजकुमारी के बदले में 500 हाथी। ये एक शानदार कूटनीतिक जीत थी जिसने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को सदियों के लिए सुरक्षित कर दिया। इतने बड़े योद्धा और सम्राट का अंत भी बड़ा नाटकीय था, है ना? बेहद नाटकीय। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने राजपाट त्याग दिया। वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहां सल्लेखना के प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखना मतलब उपवास करके स्वेच्छा से मृत्यु को अपनाना। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर एक तपस्वी की तरह दुनिया से विदा हो गया। ये उनके चरित्र की एक अलग ही गहराई दिखाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए। उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर वो भी एक शक्तिशाली शासक थे। हाँ, यूनानी लेखक उन्हें अमित्रघात कहते हैं, जिसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो जाहिर है वो कोई कमजोर शासक नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा। वो आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे, जो उस समय का एक प्रमुख दार्शनिक मत था। लेकिन इतिहास की रोशनी अक्सर उनके बेटे पर पड़ती है, जो शायद दुनिया के सबसे अनोखे सम्राटों में से एक था, अशोक। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है। हम उन्हें अशोक महान के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके ज्यादातर अभिलेखों में अशोक नाम ही नहीं, उन्हें देवानमपिय और पियदस्सी बुलाया गया है। ऐसा क्यों? क्या वो अपना असली नाम छुपा रहे थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। देवानम्पिया का मतलब है देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी का मतलब है देखने में सुंदर। ये उनकी राजकीय उपाधियां थीं। अच्छा। उनका असली नाम अशोक सिर्फ 4 छोटे अभिलेखों मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम में मिलता है। शायद वो अपनी पहचान एक सम्राट के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, न कि एक व्यक्ति के तौर पर। वो एक पदवी थी, एक विचार थे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक सम्राट को महान क्या बनाता है? सिकंदर को महान उसकी जीतें बनाती हैं। अशोक को महान क्या बनाता है? अशोक के मामले में उन्हें महान उनकी एक लड़ाई में हुई जीत नहीं, बल्कि उस जीत के बाद का उनका पश्चाताप बनाता है। वो लड़ाई थी कलिंग का युद्ध,
261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में भयानक खून खराबा हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इस हिंसा ने अशोक को अंदर से झकझोर कर रख दिया। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने राजपाट छोड़ दिया अपने दादा की तरह? नहीं, और यही अशोक को अलग बनाता है। उन्होंने राजपाट नहीं छोड़ा, बल्कि राज करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने दिग्विजय यानी शस्त्रों से विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय यानी धर्म और नैतिकता से दिलों को जीतने की नीति अपनाई। इसका जिक्र वो अपने 13वें वृहद शिलालेख में बड़े दर्द के साथ करते हैं। पर एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसके दुश्मन चारों तरफ हों, वो अपनी सेनाओं को कमजोर करने का जोखिम कैसे उठा सकता है? क्या ये व्यवहारिक था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये पूरी तरह व्यवहारिक कदम था। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल और विविधता से भरा था। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां। ऐसे में सबको सिर्फ तलवार के जोर पर एक साथ रखना नामुमकिन था। अशोक को एक ऐसी गोंद की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके, और वो गोंद था धम्म। तो ये धम्म क्या कोई नया धर्म था जो अशोक ने शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं, बल्कि एक नैतिक संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट। इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। बड़ों का आदर करो, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करो, जियो और जीने दो, पशु बलि मत करो और सभी धर्मों का सम्मान करो। ये तो सॉफ्ट पावर जैसा लगता है। बिल्कुल, ये शायद दुनिया में सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल का सबसे बड़ा और पहला प्रयोग था। और इसे लागू कैसे किया गया? सिर्फ पत्थर पे लिख देने से तो लोग मानेंगे नहीं। उसके लिए अशोक ने धम्म महामात्रा नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका काम था साम्राज्य में घूम घूम के लोगों को धम्म की बातें समझाना, उनकी शिकायतें सुनना और ये सुनिश्चित करना कि समाज में नैतिक मूल्यों का पालन हो रहा है। एक तरह से नैतिकता पुलिस जैसी। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन सकारात्मक मायनों में। तो ये थी अशोक की सोच। अब जरा इस साम्राज्य की मशीनरी पे नजर डालते हैं। इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे था? टैक्स कौन वसूलता था? जासूसी कैसे होती थी? प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत था, जिसका रिमोट कंट्रोल राजा के हाथ में होता था। अर्थशास्त्र में 18 बड़े अधिकारियों का जिक्र है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। अच्छा, जैसे समाहर्ता, जो आज के रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरह टैक्स कलेक्शन का प्रमुख था, और सन्निधाता, जो ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष था। और साम्राज्य को प्रांतों में भी तो बांटा गया था। हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों या चक्रों में बटा था। इनकी राजधानियां थीं तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तौसाली और पाटलिपुत्र। इन प्रांतों पर अक्सर राजकुमारों को ही गवर्नर बना के भेजा जाता था। और जासूसी? कौटिल्य ने तो इस पर बहुत जोर दिया है। उनकी जासूसी व्यवस्था कमाल की थी। गूढ़ पुरुष कहे जाने वाले जासूसों का एक विशाल नेटवर्क था। ये व्यापारी, साधु, कलाकार किसी भी भेष में हो सकते थे। ये उस जमाने की रॉ या CIA की तरह थे, जो राजा को बताते थे कि साम्राज्य में क्या चल रहा है। बिल्कुल, कोई विद्रोह की साजिश तो नहीं रच रहा ये सब। अब आते हैं कला पर। जब हम मौर्य कला की बात करते हैं तो सबसे पहले अशोक के स्तंभ ही दिमाग में आते हैं। और वो वाकई बेमिसाल हैं। मौर्य कला को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक राजकीय कला, जो राजा के संरक्षण में बनी, और दूसरी लोक कला, जो आम लोगों की थी। अशोक के स्तंभ राजकीय कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ही पत्थर से बने हैं ना? वो आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल, वो पॉलिश ऐसी है कि 2300 साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। आज की बिल्डिंग्स पर 10 साल में प्लास्टर झड़ने लगता है। वो क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे, ये आज भी हैरान करता है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह शीर्ष इसी कला का शिखर है। और लोक कला में क्या था? लोक कला में हमें यक्ष यक्षिणी की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जो उस समय की स्थानीय मान्यताओं को दिखाती हैं। इसके अलावा गया के पास बराबर की पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं, जैसे लोमस ऋषि गुफा। ये किसके लिए थी? ये अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई थी, जो ये दिखाता है कि वो अपने धम्म की तरह ही धार्मिक रूप से कितने सहिष्णु थे। तो सब कुछ इतना महान था, इतना व्यवस्थित था, तो फिर अंत कैसे हुआ? हम वापस उसी सवाल पर आ गए जो हमने शुरू में उठाया था। अशोक की मृत्यु के सिर्फ 50 साल के अंदर ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया?
इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। सबसे पहली और सीधी वजह थी अशोक के उत्तराधिकारियों का कमजोर होना। वो इसे संभाल नहीं पाए? हाँ, वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं थे। और पैसा? इतनी बड़ी सेना, इतने सारे अधिकारी, खर्चा तो बहुत होता होगा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था वित्तीय संकट। लगातार सेना और प्रशासन पर हो रहे भारी खर्च ने शाही खजाने को खाली कर दिया था। कुछ साहित्यिक स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि आखिरी दिनों में मौर्यों को सोने की मूर्तियों को पिघलाकर काम चलाना पड़ रहा था। और अशोक की अहिंसा की नीति का क्या? क्या उसने सेना को कमजोर कर दिया? ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की शांति की नीति ने सेना का मनोबल तोड़ दिया और साम्राज्य की लड़ने की क्षमता को कमजोर कर दिया, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों को मौका मिल गया। हाँ, कुछ हद तक। हालांकि अशोक ने सेना को भंग नहीं किया था, लेकिन जाहिर है कि उस पर अब पहले जितना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक और वजह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को भी माना जाता है। हाँ, अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी, जो कई वैदिक यज्ञों का एक जरूरी हिस्सा था। इससे रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया और जब साम्राज्य कमजोर हुआ तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। तो अंत कैसे हुआ? मतलब फाइनल ब्लो कैसे लगा? अंत हुआ 185 ईसा पूर्व में, जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ एक सैन्य परेड का निरीक्षण कर रहे थे। और तब क्या हुआ? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो एक ब्राह्मण था, सबके सामने उसकी हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। इस तरह शुंग वंश की नींव पड़ी और भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थी कहानी भारत के पहले महान साम्राज्य की। नंदों की तैयार की गई जमीन पर चंद्रगुप्त ने एक इमारत खड़ी की, जिसे अशोक ने नैतिकता की एक नई बुलंदी दी, और फिर कमजोर उत्तराधिकारियों के हाथों वो इमारत ढह गई। मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक विचार छोड़ गया, खासकर अशोक का धम्म का विचार, सहिष्णुता और नैतिकता के जरिए शासन करने का विचार। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है, उसके जीते हुए शहर और देश, या उसके द्वारा स्थापित किए गए नैतिक आदर्श।